गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब लोग बढ़िया होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। लॉकडाउन थोड़ा बढ़ गया है कुछ जिला में, आज से मतलब कल से खुलने वाला था। देखिए क्या होता है, क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या नहीं है, क्या खुलता है क्या नहीं खुलता, देखा जाएगा। हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं। शिक्षण संस्थान 15 मई से पहले नहीं खुलने वाले हैं। आप सब घर पे पढ़ते रहिए और जीएस की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है 12:15 बजे दोपहर में। आप सब लोग भी उसे अधिक से अधिक देखा कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, अभी थोड़ा सा काम है इसलिए नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपकी मैथ्स की भी क्लास कर दूंगा, वो भी साथ में चलती रहेगी। जो भी जितने भी हो पाएगा वो सभी क्लासेस चलते रहेंगे। आप सब घर पे पढ़ते रहो। ग्रेजुएट कोई भी परीक्षा देखिए टलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कह देंगे सब परीक्षा खत्म हो गई, रद्द हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। परीक्षाएं होंगी, आप सब अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो मेहनत करके, ठीक है। तो अभी पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया था, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया था। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, आइए मेरे साथ एक बार बोला कीजिए। देखिए जब मैं बोलूं तो आप मेरे साथ बोला करो। सीखने की एक बेहतरीन प्रक्रिया है जब आप मेरे साथ बोलोगे। देखो जब आप क्लास ले रहा करिए तो आप ईयरफोन हेडफोन लगा लिया करिए। इससे क्या रहेगा ना, जब मैं कोई चीज बोलूंगा तो परफेक्ट वो बात आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। और इससे आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बाहर की आवाजें सुनाई नहीं दे पाएंगे, तो आप जो चीज मैं बोलूंगा केवल वो सुनेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो टेंस है मेरे भैया वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या मैं फ्रेम में हूं आपसे मुझे बताना? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले पूरी बात को समझते हैं फिर आपको आगे लेके चलता हूं। पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि परफेक्ट का क्या अर्थ है। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा क्या साधना अपना काम, साधना अपना काम पूरा कर चुकी है, ठीक है। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन लिखा। अब इसमें मुझे पहले ये पता लगाना है कि ये टेंस कौन सा है। मैं आपको पहचान बता दूं वो बात अलग की है। पहचान देखिए, कोई भी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती जो पहचान पर खरी नहीं उतरती। जैसा पहचान हमने बताया वैसा नहीं मिल सकता, तो आप क्या करोगे, तब आप फंस जाएंगे। देखिए जब हम लोग कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो हमको केवल सेंटेंस से मतलब रहेगा इंग्लिश के। अभी हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी भी समझना जरूरी है और इंग्लिश भी समझना जरूरी है। कौन से टेंस में है वो भी समझना जरूरी है और कैसे बनेगा वो भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अब पहले हम ये समझते हैं ये जो परफेक्ट टेंस है इसका मतलब क्या है। ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया, 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया और आपको पढ़ाया 9 बजे तक। कब तक पढ़ाया मैं? 9 बजे तक आपको पढ़ाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, या जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मान लो मम्मी है, भाभी है, भैया है, चाचा चाची कोई भी है, आपने बोला कि सर की क्लास का टाइम हो गया, मैं अब क्लास देखने जा रही हूँ, क्लास लेने जा रही हूँ। अब आप 8 बजे तक पढ़ना शुरू किए। पापा पूछे थे कितने बजे खत्म होगी क्लास, भाभी पूछी, मम्मी पूछी, भैया पूछे कितने बजे खत्म होगी, आपने कहा 9 बजे। ठीक है जी, एकदम सही है। अब आप बताओ 9 बजे, जैसे ही 9 बजेगा तो आपसे पापा क्या पूछेंगे? बाबू क्लास खत्म हो गई, बेटा क्लास खत्म हो गई, ऐसे पूछेंगे आपसे। अब आपकी क्लास कब खत्म हुई रहेगी? बस अभी खत्म हुई रहेगी। मतलब एक चीज यहां से ये पता चलेगा कि 8 से 9 के बीच में तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। 8 से 9 के बीच में थे आपसे कोई नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा वो यहां पे पूछेगा, और यहां पे जैसे ही आपको पता चलेगा तो यहां पर रिसेंटली वर्क डन हुआ होगा। रिसेंटली वर्क डन हुआ होगा मतलब अभी अभी एकदम काम, हाल ही फिलहाल में काम खत्म हुआ होगा। हाल ही फिलहाल में काम खत्म हुआ होगा, कार्य खत्म हुआ है। अब ये हाल ही फिलहाल में काम खत्म हुआ तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, जरा वो हम लोग बात करते हैं। यहां पर यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो ये काम कंप्लीट हुआ, तो एक बात तो पता चलती है कि इससे कोई एक्शन के कंप्लीट होने का पता चलेगा।
कंप्लीट होने का पता चलेगा। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर एक्शन के कंप्लीट होने का पता चलेगा तो आप मुझे बताओ, जब 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो काम आपने किया था, क्या उसका इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? क्या उसका इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? क्या जब आपसे भाभी पूछेंगी बाबू क्या पढ़ी, भैया पूछेंगे बाबू क्या पढ़े आप, तो आप क्या बताओगे कि सर आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये, उसका असर अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज मैं और कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? इफेक्ट कैन बी सीन, इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट, वो इफेक्ट आपको दिख सकता है। जैसे जो चीजें आपने पूरी कर ली है, मान लीजिए आपके पास लाइफ की, आपके पिछले जीवन की कुछ ऐसी बातें थी जो अब पूरी हो गई है, हाल ही फिलहाल में पूरी हो गई है। अब मान लो हाल ही फिलहाल में वो चीज पूरी हो गई है, तो क्या उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा? क्या मान लो जैसे आपने मोबाइल खरीदना था, क्या खरीदना था? मोबाइल खरीदना था, और अभी आपने आज ही मोबाइल नई वाली खरीद ली, तो क्या पहले वाली हाल आपको याद नहीं रहेगी? क्या कैसे मम्मी से कहते थे, पापा से कहते थे, भैया से कहते थे, भाभी से कहते थे, तो जाकर के एक मोबाइल अपने को मिली, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसका प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेगा। अब एक और बड़ी वाली बात आप मुझे बताना मेरे भैया, 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो मैं क्लास अभी आपको पढ़ा रहा हूं, उसके जैसे ही पढ़ा करके अपलोड कर दिया क्लास, तब तो ठीक है, दोबारा देख सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या उस जो पहले आपने पहली बार जो देखा, आपने जो पहले बार जो आपके साथ हुआ, वो चीज जो था, क्या उसको फिर से आप इंप्रूव कर सकते हो? क्या कोई बदलाव कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने सब्जी काट दी और किसी ने हमसे क्या क्या किया, मैं कहा सब्जी काट दिया, कहना वो नहीं काटना चाहिए था, तो क्या सब्जी को जोड़ सकते हो? क्या नहीं जोड़ सकते ना। मतलब इंप्रूवमेंट का कोई भी उसमें स्कोप नहीं रहेगा। इसका मतलब एक चीज यहां से और पता चलेगी, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब यहां से हमको 3 चीजें पता चलेगी। एक तो एक्शन कंप्लीट का पता चलेगा, एक तो हमको उसका इफेक्ट बाद में भी देखने को मिल सकता, और तीसरी जो चीज पता चलेगी वो पता चलेगी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब परफेक्ट का अगर हम लोग मीनिंग समझे तो परफेक्ट की कंप्लीट मीनिंग ये होगी, परफेक्ट की कंप्लीट मीनिंग ये होगी कि परफेक्ट का मतलब होगा कि कोई चीज पूरा हो गया, उसमें बदलाव की कोई आशंका नहीं है, अब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और उसका प्रभाव उस काम के हो जाने के बाद भी दिखता रहता है। इसीलिए मैं इसे कहता हूं रिसेंटली कंप्लीटेड, रिसेंटली वर्कड, मतलब हाल ही फिलहाल में अभी काम खत्म हुआ। हाल ही फिलहाल में काम खत्म होता है तो कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको कोई शब्द देखने को मिल जाएगा, रिसेंटली ही पहले ले लो, रिसेंटली देखने को मिल जाएगा, ऑब्लेट देखने को मिल जाएगा, ऑब्लेट देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, जस्ट नाउ देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीजें बताती हैं कि कोई काम अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब ये चीज हम लोग अभी तक सीख पाए कि आखिर ये परफेक्ट होता क्या है, आखिर ये परफेक्ट होता क्या है। ठीक है ना, इतनी बातें आप सीख लिए। अब चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी पहचान पे नंबर आती है कि किसी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दोनों में काफी दिक्कतें आती हैं, काफी इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, और हम लोग बहुत ज्यादा इसका यूज भी करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तब भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग पड़ता है। तो इसके प्रयोग में लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर करके यूज कर डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज का एक अलग सेंस होता है। ठीक है, हम लोग सीखेंगे बेहतरीन ढंग से। तो देखिए यहां पर हमने लिखा था साधना अपना काम पूरा कर चुकी है, इसको भी हम लोग बाद में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब हमारी बात आती है पहचान की। क्या बात आएगी भैया, पहचान। तो पहचान क्या होगी वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में क्या क्या मिले, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इत्यादि चीजें मिले। देखिए ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, ये तो मिलता ही मिलता था, ऐसा होता ही होता है। लेकिन अब हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में देखें या किसी व्याकरणिक भाषा में देखें या किसी लेख को पढ़ें तो ये सभी चीजें अक्सर लिखी हुई कम मिलती है।
अक्सर लिखी हुई कम मिलती है। तो मिलता क्या है, अधिक से अधिक ऐसे मिलेगा, या है, ये है, ये है, या हूं, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक दो वाक्य लिखता हूं, जैसे अभी मैंने आपको एक वाक्य लिखा हुआ था, साधना अपना काम पूरा कर चुकी है, ठीक है। दूसरे वाक्य में हमने लिखा साक्षी ने अपने पापा को खाना दे दिया है। हमारे सभी विद्यार्थी अपना पाठ याद कर लिए हैं। ठीक है, जो ठीक भैया, ये देखिए 3 हमने वाक्य लिखे, हमको पहचान करनी है। तो ये वाले वाक्य जैसे हमने देखा कि साधना अपना काम पूरा कर चुकी है, हमको एकदम मजा आ गया, तुरंत हम लोग सीख गए। क्या सीखे कि यार यहाँ पर तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं है, और उसमें से यहाँ पर मिला चुकी है। क्या मिला? चुकी है, मिल गया। और आपने तुरंत कह दिया कि ये जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आपने ऐसा कह दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, आपने यहाँ पे कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आपको पहचान वाली चीज यहाँ पर मिल गई। अब अगर मैं ये चीजें आपको ना बताऊं और ये कहूं, तो क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को बता पाओगे क्या कि कौन सा टेंस है? तो आप सीधे सीधे कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है, पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होता तो है, वो नहीं हो सकता, प्रेजेंट है तभी तो आया ऐसा। तो अगर ऐसी बात पता चलेगी तो आपको क्या करना है कि पहले पहचान को मिलानी है। अब देखो, पहचान में अगर आप मिलाओगे तो यहां से आपको मिलेगा या है। क्या मिला? या है, ये मिला आपको, या है। इसका मतलब या है जो मिल रहा है, इससे भी काम से पता चल रहा है कि अभी अभी काम पूरा हुआ। अभी हम लोग अभी भी काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखेंगे। दूसरा हमने लिखा ये है। क्या लिखा? ये है। इसका मतलब ये भी यहां पर आपके पहचान में मिल रहा है, ये है, या हूं, ये सभी चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब ये भी जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप जरा दूसरी बात को ध्यान से देखना, साधना अपना काम पूरा कर चुकी है। साधना अपना काम पूरा कर चुकी है, ये कैसे पता चलेगा कि अब ये भी काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हम यहां से देखते हैं। हमने इनको काम दिया था कि 5 बजे से आपको काम करना है। कितने बजे से? 5 बजे से आपको काम करना। और जैसे ही 8 बजा तो मैं पूछा, अरे अभी तो साधना नहीं आई क्या? तो आपने कहा बस अभी अभी काम करके पूरा। अभी अभी मतलब ये काम जो पूरा हुआ ये रिसेंटली खत्म हुआ। ये कब खत्म हुआ? रिसेंटली खत्म हुआ। अगर ये काम रिसेंटली खत्म हुआ तो भी ये कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। साक्षी ने अपने पापा को खाना दे दिया, मतलब बहुत देर से हो सकता है ऐसा कह रहे हो कि दे दो दे दो दे दो, और अभी उसने क्या किया? दे दिया। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे सभी विद्यार्थी अपना पाठ याद कर लिए हैं। कर लिए मतलब कहा गया था, वो लोग सीख रहे थे। अभी मैंने पूछा कि हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ सर हो गया। अभी अभी हुआ मतलब रिसेंटली जैसे ही काम कोई पूरा होगा तो उसके लिए हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई हो तो इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा। इसकी ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा, कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या क्या रूल्स हैं इसमें। क्या क्या रूल्स हैं अब वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात होती है स्ट्रक्चर की। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है आप लोग जानते ही हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, यही स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो वर्ब जब आती है तो वर्ब पे हम लोगों ने सीखा कि दो वर्ब आती है। एक आती है हेल्पिंग वर्ब
जरूरी नहीं कि दोनों आए ही आए, लेकिन इस टेंस में आएगी। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। दो दो वर्ब हमको लगानी है, एक लगानी है हेल्पिंग वर्ब और एक लगानी है मेन वर्ब। दो दो वर्ब लगानी है, एक लगानी है हेल्पिंग वर्ब, एक लगानी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जब भी लगानी है आपको, तो इसमें मेन वर्ब जो लगानी है वो पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब आप कहोगे सर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, तो इसी का दूसरा नाम है V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें आपको दो दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, इसमें आपको दो दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, एक मिलेगा हैज और एक मिलेगा आपको हैव, एक मिलेगा आपको हैज और एक मिलेगा हैव। हैज और हैव दोनों के साथ आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही प्रयोग करना है, हैज और हैव दोनों के साथ आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रैक्टिव हो, चाहे इंट्रैक्टिव एंड नेगेटिव हो, हर जगह पे आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगानी है और कोई भी फॉर्म इसमें नहीं लगता। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हैज जो लगता है वो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ लगता है। और ये जो हैव लगेगा वो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। अभी मैं आपको चीजें बहुत बार बता चुका हूं कि सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब अगर बात नेगेटिव की आएगी, अगर बात नेगेटिव की आएगी तो आपको हमने बताया था कि नेगेटिव की अगर बात आएगी, नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात आएगी, नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो ये जो आपका हैज और ये जो आपका हैव होगा उसके जस्ट बाद ही आप किसका यूज करोगे, नॉट, नेवर, एवर, इन सब का चीजों का प्रयोग करेंगे। ठीक। दूसरी बात, अगर ये बात इंट्रैक्टिव की होगी, अगर ये बात किसकी होगी, इंट्रैक्टिव की होगी, अगर ये बात इंट्रैक्टिव सेंटेंस की होगी तो आपको क्या करना है, इस हैज या इस हैव को आपके सब्जेक्ट के पहले लगाना है, आपके सब्जेक्ट के पहले लगाना है और तब यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लिखने हैं, WH फैमिली के वर्ड लिखने हैं। WH फैमिली के वर्ड आप लोग जानते हैं, WH फैमिली के वर्ड लिखने हैं और उसके बाद ये पूरा सिंगल इंट्रैक्टिव सेंटेंस वाला पूरा यहां पर आपको कॉपी कर देना है, मतलब हैज या हैव लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगानी है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बात आपको इस स्ट्रक्चर को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, अब ऐसा अगर मैं करना चालू करूं कि एक एक चीज लिखाऊं तो फिर समझ नहीं पाएंगे, फिर टाइम अधिक लगेगा और हम लोग सीख कम पाएंगे। हमको सीखना अधिक है, टाइम कम लगाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो वर्ब होता है वो दो तरीके का आपको वर्ब मिलेंगी, एक मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मिलेगी आपको मेन वर्ब। एक मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मिलेगी आपको मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में मिलेगी हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब में मिलेगी हैज और हैव, और मेन वर्ब में आपको जो फाइनल वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होगी, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैज और हैव, उसमें से हैज जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो, वो सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग होगा प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होगा। प्लूरल मतलब चाहे वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, तो ये हैव प्रयोग होगा। अब हमने कहा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसी हैज या हैव के बाद ही आप क्या लगाएंगे, हैज या हैव के बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर इंट्रैक्टिव सेंटेंस आ गया तो सिंगल इंट्रैक्टिव है तो आप हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लगा देना और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना। और अगर वो डबल इंट्रैक्टिव सेंटेंस है तो WH फैमिली को आप सबसे पहले लगाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, हैज या हैव को लगाओगे और बाद में सब्जेक्ट लगा करके मेन वर्ब लगाओगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम इन चीजों को मिटाएं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेने से बढ़िया रहेगा कि आप लिखा करो थोड़ा सा। जब आप लिख लिया करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी बढ़िया आएगा। और टेंस वगैरह तो आप लोग जानते होंगे, अधिकांशतः बच्चे सभी लोग टेंस जानते हैं, है ना? अब देखिए, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कुछ वाक्यों को। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा था, साधना ने अपना काम
पूरा कर लिया है। साधना ने अपना काम पूरा कर लिया है। दूसरा, सुधा और साक्षी खाना खा चुकी है। अवशेष अभी अभी बाहर गया है, बाहर चला गया। मैंने पहले ही पत्र भेज दिया है। ठीक है, ये 4 सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं, जरा इसको देखिए। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम हमने आपको कहा था कि पहले आप वाक्य की पहचान कीजिए कि ये कौन सा वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है, तभी जाकर के कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो कोई काम हो नहीं सकता। जब तक हम सेंटेंस का सही मायने में पहचान नहीं कर लेते, हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। और जब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि ये किस टेंस का है, तब तक आप ये नहीं लगा सकते कि कैसे ट्रांसलेट होगा। रूल्स नहीं लगा पाएंगे, सही चीजें नहीं हो पाएंगी। तो हमको सबसे पहले ये पता करना होता है कि इसकी पहचान क्या है, कौन से सेंटेंस से ये बिलोंग करता है, कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही आपने देखा, यहाँ पर लिखा है लिया है। क्या लिखा है? लिया है। फिर क्या लिखा है? चुकी है। यहाँ पर क्या है? या है। यहाँ पर क्या है? या है। अब यहाँ पर ये चीजें अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज आपको बता रही कि ये सब के सब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट के। मतलब पता चल गया कि हमको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगानी है, हैज या हैव में से कोई एक लगानी है। ठीक है जी, आइए लगाते हैं। साधना ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट क्या है? साधना है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो सुधा और साक्षी खाना खा चुकी है। मैंने कहा था कि अगर आपको सब्जेक्ट पता लगानी हो, आपको सब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो आप सीधे सीधे कौन प्रश्न पूछा करो, कौन प्रश्न पूछा करो, आपको पता चल जाएगा कौन है जो सब। तो कौन जैसे पता करोगे वैसे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पर बताओ मुझे, खाना कौन खा चुकी है? आप कहोगे सुधा और साक्षी। तो यहां से एक बात पता चली कि सुधा और साक्षी क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा, यहां पर हमने कहा अरे अभी भी लॉकडाउन में बाहर कौन गया? तो आप कहोगे अवशेष गया है। अवशेष, ये अवशेष गया है, तो ये अवशेष क्या है? सब्जेक्ट है। मैं पहले से ही पत्र भेज चुका हूं। कौन पहले से ही पत्र भेज चुका है? अरे मैं, तो मैं क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। सही है। अब आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगानी ही है। इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसका पैटर्न लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा साधना। क्या लिखना पड़ेगा? साधना। ठीक है, हमने लिख दिया साधना। आप मुझे बताओ कि ये जो साधना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगल है या डबल है? सिंगल है या डबल है? तो सिंगल है। साधना क्या है? सिंगल। अब वो वाला सिंगल नहीं समझना कि शादीशुदा है कि नहीं है। भाई वो तो शादीशुदा भी हो सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों का ऐसा नाम होगा जो शादीशुदा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उससे पर मत जाना, सिंगल डबल पे मत जाना। ठीक है, तो साधना यहाँ पर सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब अकेली है। अब अकेली है तो आप मुझे बताओ कि ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी, हैज लगानी पड़ेगी या हैव लगानी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर जब ये एक रहेगी तो हमको हैज लगाना पड़ेगा, और एक से अधिक रहेगी तो हमको हैव लगाना पड़ता है। इसका मतलब यहां पर आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो होगा साधना हैज। अब हमने कहा था कि जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है? तो आपने कहा था मुझे सर पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब आप बताओ मुझे, काम पूरा करना की अंग्रेजी क्या होती है? कंप्लीट होता है या फिनिश होता है? क्या? तो फिनिश होता है। तो हमने लगाया साधना हैज फिनिश। क्या लगाया? फिनिश।
और आप मुझे बताओ, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? फिनिश्ड। साधना हैज फिनिश्ड, अब किसका काम की? अपना काम की, अपना। अब ये जो अपना शब्द आया है वो किसके लिए आया? तो आप कहोगे सर साधना के लिए आया। हमने कहा साधना कौन सी जेंडर है? आपने कहा कि सर फेमिनाइन जेंडर है। कौन सी जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। और आपने मुझे सिखाया कि फेमिनाइन जेंडर के लिए हम लोग अपना की अंग्रेजी में हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं भैया। क्या लगाएंगे मेरी सरकार? हर लगाएंगे। इसका मतलब यहां पर अपना की अंग्रेजी मुझे लगानी पड़ेगी हर, तो हो जाएगा साधना हैज फिनिश्ड हर, और क्या खत्म की? काम। काम का मतलब वर्क। सही है, सेंटेंस बन के तैयार हुआ, साधना हैज फिनिश्ड हर वर्क। क्लियर बाबू? अगला देखो, लिखा सुधा और साक्षी, ये प्लूरल है तो हम लोगों को इस कंजंक्शन के द्वारा ही जोड़कर लिखना है। हमने लिखा सुधा, सुधा और साक्षी, एंड साक्षी, सुधा एंड साक्षी। अब ये प्लूरल है तो आप मुझे बताओ, जब अकेली थी तो आपने हैज लगवाया, जब प्लूरल हो गया तो आप क्या लगाओगे? हैव लगवाओगे। बिल्कुल सही आपने कहा। आप बोला करो, जहां कहीं भी आप बैठे हो ना, वहां से आप जब पर पूछो तो आप वहां से बोला करो, अच्छा लगेगा आपको, बढ़िया समझ में आएगा। सुधा एंड साक्षी हैव। अब खाना की अंग्रेजी देखिए, खाना और खाना दो खाना है। एक खाना मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसका आप अंग्रेजी हैव लिख सकते हो, ईट लिख सकते हो, ठीक है। और एक खाना की अंग्रेजी जो है, ये खाना एक्चुअली भोजन है, ये एक्चुअली क्या है? भोजन है। अगर इस भोजन की बात करेंगे तो इसका हम लोगों को अंग्रेजी लिखना पड़ता है फूड, या आप अंग्रेजी लिख सकते हो मील, ठीक है। क्लियर बाबू जी? तो यहां पर सुधा एंड साक्षी हैव। अब खाना खा चुका होना, तो खाने की अंग्रेजी अभी हमने बताया ईट या हैव, तो अगर हैव लगाओगे तो थर्ड फॉर्म हैड होगा, हैव लगाओगे थर्ड फॉर्म हैड होगा, ईट लगाओगे तो ईट, एट, ईटिन, ठीक है। तीन चीजें आपको ये चीजें याद रखनी है। मैं यहां पर हैव का पूरा फॉर्म लिख देता हूं, हैव, हैड, हैड, ठीक है। और ईट का बोल के बताना जरा, ईट का क्या होता है बाबू? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। ईट, एट, ईटिन, ठीक है। ईट, एट, ईटिन, ठीक है ना। अब ये मत कहना सर फूड का होता है क्या? फूड, फेड, फीडन, नहीं। नाउन है, नाउन का कुछ नहीं होता। वर्ब का होता है फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म हमने लिख दी। अब आपको जो मन आए यहां पर आप लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं हैड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। ईटिन भी लगा सकते हो, नो डाउट, आप ईटिन भी लगा सकते हो, ठीक। सुधा एंड साक्षी हैव हैड या हैव ईटिन, क्या खा चुकी है? अब देखो यहाँ पे फूड या मीट, यहां पर देखो तो क्या लगा दिया हमने? फूड लगा दिया। क्लियर है? आगे अवशेष अभी अभी बाहर गया है। अब अभी अभी की अंग्रेजी क्या होती है? आप लोग जानते हो, जस्ट नाउ। क्या होती है? जस्ट नाउ, ठीक है। आप इसकी अंग्रेजी जस्ट भी लगा सकते हो, तो दोनों के यूज में थोड़ा सा अंतर रहेगा। अवशेष, अभिषेक हमारा सब्जेक्ट है तो आपने लगाया अवशेष, अवशेष। अब आप बताओ मुझे कि अवशेष के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? आप कहोगे सर साधना एक लड़की थी, अकेली थी, आपने हैज लगाया था, तो अभी अवशेष एक लड़का और ये अकेला आया तो आप इसके साथ भी हैज लगाओगे, कोई ज्यादती नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अवशेष हैज। अब क्या, अगर हम जस्ट लगाते हैं तो इस मेन वर्ब और इसके हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं, जस्ट गॉन, और अगर जस्ट नाउ लगाते हैं तो लास्ट में लगाते थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभिषेक हैज जस्ट, जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, जस्ट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गो, वेंट, गॉन। यहां पर मैं लिख रहा हूं गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अवशेष है जस्ट गॉन आउट, जस्ट गॉन आउट। क्लियर है? आगे का मैं पहले ही पत्र भेज दिया था, मैंने पहले ही पत्र भेज दिया है। मैंने यहां पर मैंने होना चाहिए, मैंने पहले ही पत्र भेज दिया है, तो यहां पर मैंने की अंग्रेजी क्या होगी? आई। अब आई बताओ सिंगुलर है या प्लूरल? हमने आपको बताया था आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल प्रोनाउन है, और ही, शी, इट, और अगर कोई हम नेम लगाते हैं तो ही, शी, इट जो होता है ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही, शी, इट के साथ हम हैज लगाएंगे, आई, वी, दे, यू, इन चारों के साथ हम लोग
क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। बोलो करो मेरे भैया। तो क्या लगाया? आई हैव। अब भेज दिया है, यहां तक तो ठीक थी, लेकिन एक बात यहां पर लिखी हुई है पहले। क्या लिखी हुई है? पहले ही। तो इसकी भी इंग्लिश बिल्कुल इसी जस्ट की तरीके से लगाएंगे। यहां पर हमको ऑलरेडी लगाना पड़ेगा, और ऑलरेडी की अंग्रेजी हम लोग कहां लिखेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब और इसी मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी। भेजना की अंग्रेजी सेंड होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। सेंट। ठीक है, सेंट। आई हैव ऑलरेडी सेंट क्या? लेटर। आई हैव ऑलरेडी सेंट अ लेटर। समझ में आ रही है बात? इतनी ये बातें आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं? क्या आप कहोगे हां सर बिल्कुल सोच सकते हैं। इसे आप एक बार लिख लो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब हमने कहा था इफेक्ट कैन बी सीन। अब आप लोग अभी दो चीज देख लिए कि एक, हाल ही फिलहाल में कोई काम खत्म होगा। दूसरा, आपने ये देखा कि जो काम हो गया उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, उसे आप फिर से सुधार नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि अब काम पूरा कर लिया, अब आप कह रहे हो नहीं काम नहीं करना चाहिए था, तो क्या उसको बिगाड़ सकते हो? क्या नहीं बिगाड़ सकते। जैसे मैंने पढ़ा दिया, अब आप जैसे मैंने मिटा दिया, अभी भी मैंने मिटा दिया है, अब आप इसी मिटा दिए तो क्या सर नहीं मिटाना चाहिए था, अब क्या मैं फिर से उसे सही कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इंप्रूवमेंट की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। अब तीसरी वाली जो बात है वो ये बात है कि इसका इफेक्ट कैन बी सीन, या फिल्ट मतलब जो काम आपने किया उसका प्रभाव आज भी दिख सकता है। जैसे मान लो मैंने एक पिक्चर देखी, कौन सी पिक्चर? धड़क। कौन सी पिक्चर देख ली? मान लो धड़क मैंने देख ली। अब जैसे ही कभी वैसी घटना मुझे मेरे सामने दिखाई देगी तो मुझे क्या याद आएगा? धड़क फिल्म याद आएगी कि नहीं आएगी? धड़क फिल्म याद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो चीजें हमने देखी है और उसका प्रभाव अभी भी मैं वैसा महसूस कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है। ठीक है, दूसरी बात एक और देखता हूं। मान लो कभी कुछ गड़बड़ी ना हो, मेरा तो बहुत तेज गड़बड़ी होता है, एक्सीडेंट मेरा बहुत तेज होता है। अब मान लो मैं एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा से जा रहा था, यूं सामने कुत्ता आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक, अब अगर मान लो दूसरी बार मैं खड़ा हूं और कोई बाइक से जा रहा है और सामने कुत्ता आ गया, तो मुझे क्या समझ में आएगा? वो मुझे पिछली वाली कहानी याद आएगी, मुझे वैसा महसूस कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। या कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ काम हम लोग किए रहते हैं और उसको हम छुपा के रख रहे होते हैं, और लास्ट में अगर किसी का काम पता चलता है उसके साथ जो होता है, तो हमको अपने ऊपर दर्द होना चालू होता है, हमको तकलीफ होनी चालू हो जाती है कि ऐसा मेरे साथ भी होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें जो होती है इसका प्रभाव आगे देखा जा सकता है। तो जब प्रभाव दिख सकता है तो वो कैसे दिखेगा? मान लो मैंने कभी लाल किला देखा था, चलो लिखते चलते हैं। मैंने लिखा मैंने लाल किला देखा है, मैंने लाल किला देखा है, मैंने लाल किला देखा है। अब आप मुझे बताओ, क्या अभी भी देख के खाली हुए? क्या अब आप कहोगे सर नहीं, अभी भी देख के खाली नहीं हुए, हमने अपने पिछले वाले टाइम में देखा था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है आज भी मेरे ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल किला कैसा था, ताजमहल कैसा था, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि मान लो मैंने किसी हीरोइन को देखा,
मान लीजिए मैंने प्रियंका चोपड़ा को देखा है, आलिया भट्ट को देखा है। अब अगर मैं इन सब को देखा हूं, अगर कोई बात आई तो आप क्या कहोगे, मैंने आलिया भट्ट को देखा है, मैंने प्रियंका चोपड़ा को देखा है, मैंने परिणीति चोपड़ा को देखा है। अब आप वो चीज कैसे, क्या अभी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, पहले देखा था, हाँ पहले देखा था, लेकिन उसका इफेक्ट जो प्रभाव था वो आज भी मेरे ऊपर मौजूद है, तो उसे हम लोग कहते हैं इफेक्ट कैन बी सीन, मतलब इसका प्रभाव भी दिख सकता है, और अगर प्रभाव दिख सकता है तो वो भी परफेक्ट टेंस आपका होगा। अब देखिए, मैंने लाल किला देखा है, तो क्या अभी अभी देखा, क्या आजकल में देखा, क्या आप कहोगे नहीं सर आजकल में नहीं देखा, कुछ दिन पहले मैंने लाल किला देखा था। या मैं और कुछ और वाक्य लिख दूं, क्या लिखूं, लिखता हूं बंटी, बबली और अमिताभ बच्चन, और वही बंटी बबली वाली पिक्चर कजरारे कजरारे, अमिताभ बच्चन ने कश्मीर का दौरा कर लिया है, कश्मीर का दौरा किया है। ठीक है, बंटी बबली और अमिताभ बच्चन ने कश्मीर का दौरा किया है। अंकित और मैंने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है, बोर्ड परीक्षा पास कर लिया है। बोर्ड परीक्षा पास कर लिया है। ये दो सेंटेंसेस हमने लिखा। अब आप मुझे बताओ कि लाल किला आपने अभी तो देखा नहीं है, या अभी भी तो आपने देख के खाली नहीं किए, ऐसा तो हुआ नहीं है। इसका मतलब इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है। इनमें बंटी बबली और अमिताभ बच्चन जो है ये दौरा किए, आज नहीं किए, कुछ दिन पहले किए थे, लेकिन इनका ये काम पूरा हो गया और ये रिसेंटली नहीं बल्कि उसका इफेक्ट दिख रहा है। ये पास में हुआ लेकिन प्रभाव अभी भी दिख रहा है। अंकित और मैंने बोर्ड परीक्षा पास कर ली, तो भाई आज तो बोर्ड परीक्षा पास नहीं की, 2009 में किया, 2007 में किया, 2005 में किया, 2001 में किया, 1990 में ऐसा कुछ किया। तो जो लास्ट में आपने पीछे किया हुआ उसका प्रभाव आज भी दिखे, तो वहां पर भी हम लोग परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे आप लोग बनाते हो। मैंने लाल किला देख लिया है, तो आप कैसे करोगे, आई हैव, देखना का अंग्रेजी सी, सीन, आई हैव सीन। लाल किला का अंग्रेजी होती है रेड फोर्ट, आई हैव सीन रेड फोर्ट। ठीक, अब एक बात आपको मैं यहीं पर बताते चलूं, थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी बढ़ाता चलो। अगर कोई मॉन्यूमेंट है या कोई सरकारी बिल्डिंग है, जैसे सरकारी कार्यालय या कोई मॉन्यूमेंट है, तो उसके पहले हम लोगों को एक आर्टिकल लगाना पड़ता है द। क्या लगाऊं, जैसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, या कोई अगर मॉन्यूमेंट है, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसका नाम जब भी आए तो उसके पहले आप एक आर्टिकल लगाया करो, बड़े प्यार से द, आर्टिकल लगाया करो द। अब आप मुझे बताना कि ये जो रेड फोर्ट है ये क्या ऐतिहासिक इमारत है क्या, आप बोलोगे हाँ सर, तो आप भैया इसके पहले क्या लगा दो, द लगा दो। तो अब आप बनाओगे आई हैव सीन द रेड फोर्ट। क्लियर हो गया, चलिए। अब अगर मैं बोल दूं ताजमहल, तो बोलोगे द ताजमहल। क्या बोलोगे, द ताजमहल। कोई दिक्कत, सांची का स्तूप बोलो तो आप बोलोगे द सांची का स्तूप। अशोक स्तंभ बोलो तो आप बोलोगे द अशोक स्तंभ। ठीक है, सीबीआई ऑफिस अगर बोल दो तो द आप लगाओगे, आर्मी ऑफिस बोल दो तो द आप लगाओगे, हेडक्वार्टर बोल दो तो आप इन सब चीजों को आप जानकर इसे भी याद रखना। आर्टिकल सेक्शन में इसमें डिटेल में हम बताएंगे आपको। देखिए अगला लिखा, बंटी बबली और अमिताभ बच्चन ने कश्मीर का दौरा किया। अच्छा, कितने लोग देखे कजरारे वाला गाना, देखे हो, नहीं देखे, आज देखना। बंटी बबली और अमिताभ बच्चन ने कश्मीर का दौरा किया। अब देखो इसमें तीन लोग हैं, बंटी बबली और अमिताभ बच्चन, तो तीनों भाई सब्जेक्ट बनेंगे। हमने लिखा बंटी बबली
अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन दौरा किया। दौरा करना की अंग्रेजी विजिट होती है। क्या होती है? विजिट। तो हो जाएगा विजिटेड। अब आप मुझे बताओ, बंटी, बबली और अमिताभ बच्चन 3 लोग हैं। बंटी, बबली और अमिताभ बच्चन 3 लोग हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव। क्या लगाना पड़ेगा? हैव। बंटी, बबली एंड अमिताभ बच्चन हैव विजिट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा विजिटेड। हैव विजिटेड कश्मीर, हैव विजिटेड कश्मीर। ठीक है, क्या मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं निकल गया भैया? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों, आप सब दिखाई दे रहा है? ठीक है। अगला, अंकित और मैंने बोर्ड परीक्षा पास कर लिया है। अब ये अंकित और मैंने नाउन प्रोनाउन दोनों आया है, तो 231 का रूल लगेगा। प्रोनाउन सेक्शन में आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले अंकित लिखोगे, फिर मैंने लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? अंकित एंड आई, और ये प्लूरल है तो आप लगाओगे हैव। आई हैव पास कर लिया है, मतलब पास्ट। अंकित एंड आई हैव पास्ड the board examination। ठीक है, ये बात समझ में आई? आप सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका एक बार आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम और सबसे इंपॉर्टेंट नियम पे चर्चा करना शुरू करते हैं। 2 नियम इसके और हैं जो सबसे जरूरी हैं, 2 से 3 नियम। उसके बाद हम लोग काम करना चालू करेंगे। हो गया? चलिए, अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि ये काम अभी अभी हुआ है, रिसेंटली वो काम कंप्लीट हुआ है। तो रिसेंटली वो काम कंप्लीट हुआ है, उससे पता क्या चलेगा? एक तो रिसेंटली ही है, एक तो रिसेंटली ही है। ये सभी चीजें अगर आपको मिले तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसी बनाया करिए, परफेक्ट टेंसी बनाया करिए, और कोई भी टेंस ना बनाया करिए। वो कौन से शब्द होते हैं, हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या लिखा? ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, just now, so far, up to now, of late, lately, yet, और क्या होगा? up to the present moment, एक्सेट्रा। इतना लिख देता हूं। ये सभी चीजें आपको जब भी मिलेंगी तो इसका यूज आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अर्थात परफेक्ट टेंस में यहां पर आप लोग कर रहे होंगे। क्या क्या है जरा एक बार मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ भी बोलने की कोशिश करिएगा। ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, सो फार, अप टू नाउ, ऑफ लेट, लेटली, येट, अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, एक बार आप बोलने का प्रयास करो, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं और आप बोलोगे। जहां कहीं भी बैठे हो बेटा, मुझे पता चलेगा आप बोल रहे हो, मेरे दिल से मेरी आवाज आएगी, आपकी आवाज मेरे दिल तक आएगी और मैं जान जाऊंगा आप बोल रहे हो। बहुत सारे बच्चे जो नहीं बोलते, बच्चे नहीं बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे। ये एक लैंग्वेज है और बोलनी पड़ेगी, जब तक आप नहीं बोलोगे नहीं सीख पाओगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा? ऑलरेडी लिखा। अब आप बोलो क्या लिखा? हाँ, अरे वाह, बिल्कुल। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? जस्ट नाउ, वेरी गुड। ये क्या है? नाउ, बेहतरीन। ये क्या है? अरे आफरीन। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? अरे वाह। ये क्या है? हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बहुत अच्छा।
आपको सब आता है, बस आप अंदर की आत्मा को जगाओ, सब कुछ आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब इसे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंस, जरा कुछ वाक्य यहां पर करके देखते हैं। मैंने लिखा द बस फॉर कोटा हैज ऑलरेडी लेफ्ट। She has not given her pain yet. Mohini has not been well up to now. They have met me lately. ठीक है, ये हमने कुछ बात लिखा हुआ यहां पर, आप देख रहे हो तो लिखा है कि बस लिख दिया, द बस फॉर कोटा हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहाँ पे हैज ऑलरेडी लेफ्ट लिखा, इसका मतलब ये काम अभी भी हाल ही फिलहाल में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैज नॉट गिवन हर पेन येट, शी हैज नॉट गिवन हर पेन येट, ये पता चला परफेक्ट टेंस है। यहां पर देखो मोहिनी हैज नॉट बीन वेल अप टू नाउ, अप टू नाउ मतलब अभी तक सही नहीं हो रही है। यहां पर लिखा दे हैव मेट मी लेटली, अभी अभी उन्होंने हाल ही में मिले हैं, रिसेंटली मिले, तो हमने ये चीज प्रयोग किया। क्लियर होगा हमारी बात। अब दो चीज आपको और सीखनी है, एक नेवर और एक एवर। बने रहो आप मेरे साथ, बेहतरीन चीजें सीख के जाओगे। और पूरा लेक्चर देखा करो, जितने भी बच्चे हो आप पूरा लेक्चर देखा करो। मान लो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं लाइव आपको, अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, तो जब भी आप टाइम पाया करो पूरा लेक्चर देखा करो। पूरा लेक्चर देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर बार मैं नया सिखाता हूं, हर बार मैं नया सिखाता हूं। ठीक है, अब दो चीजें आपको सीखनी है, एवर और नेवर। एवर और नेवर, देखो एक बात मैं बता दूं, एक बार में आप सीखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं, याद रखिएगा। या ऐसे आप समझ लेना कि इनको हमेशा मेन वर्ब के पहले ही लिखा जाता है और कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो एवर का मतलब क्या होता है, पहले एवर का मतलब देखें, एवर का मतलब होता है एनी टाइम। एवर का मतलब जैसे आप लोग कहते हैं ना कभी, एवर का मतलब कभी, और फॉर एवर कह देते हो तो आप कुछ भी इसके पहले कर सकते हो कि हमेशा के लिए, ठीक है। तो एवर का मतलब होता है एनी टाइम अप टू नाउ, एनी टाइम अप टू नाउ, एनी टाइम अप टू नाउ मतलब अब के पहले किसी भी समय, अब से पहले किसी भी समय, किसी समय ना। मतलब अगर मैं कह दूं हैव यू एवर सीन माई नेम, आज तो सुन गए ना, इसके पहले कभी सुना था क्या, ऐसा अगर मैं पूछना चाहूं कि आज तो ये काम हुआ, अब तक, तो अब तक, जैसे मान लीजिए इस मोमेंट तक जहां पर ये हो रहा है, इसके पहले भी कभी कोई काम हुआ था क्या, अब तक किसी समय लिख देता हूं, अब तक किसी समय।
अगर ऐसी वहां पर घटना कोई आती है तो वहां पर हम लोग एवर का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं नेवर का प्रयोग करूं, नेवर बोलूं, तो अब आप समझ गए होंगे नेगेटिव होगा। तो यहां पर एनी का प्रयोग हम लोग कर रहे थे अफर्मेटिव सेंस देने के लिए, लेकिन अगर हम यहीं पे नेवर लगा दिए तो ये हो जाएगा एट नो टाइम, एट नो टाइम अप टू नाउ, अप टू नाउ मतलब अब से पहले, अब से पहले कभी नहीं, अब तक किसी समय नहीं, अब तक किसी समय नहीं। अगर ये सेंस आपको देना है तो आप वहां पर नेवर का यूज करोगे। जैसे अगर मैं कहूं, क्या आपने कभी महात्मा गांधी का नाम सुना है? क्या आपने कभी महात्मा गांधी का नाम सुना है? ये मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि अभी जब मैं आपको बोल रहा हूं तो अभी मैं आपको सुना रहा हूं महात्मा गांधी, अभी मैं आपको सुना रहा हूं। अगर मैं अभी सुना रहा हूं तो इससे मैं अब ये क्लियर करना चाहता हूं, क्या इसके पहले आपने कभी भी सुना था क्या? इसके पहले कभी भी आपने सुना था क्या? तो अगर नहीं सुने थे तो नेवर, अगर इसके पहले सुने थे तो एवर। ऐसा प्रयोग अगर हमको करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? Have you ever heard the name of महात्मा गांधी? ठीक है, क्या लिखा? Have you ever heard the name of महात्मा गांधी? या एक सेंटेंस में और लिखता हूं, आई हैव नेवर चीटेड यू, आई हैव नेवर चीटेड यू। ये दो बातें मैंने आपको लिखी हैं, जरा दोनों बातों का अर्थ समझते हैं। हैव यू एवर जो हमने लिखा, तो एवर ये बताता है कि अब तक किसी समय, मतलब जो अभी हमने कहा इस समय के पहले क्या आपने कभी ये नाम सुना है क्या? ये नाम सुना है क्या? तो अगर इसके पहले आपने सुना था, नहीं सुना था, इस बात को क्लियर करने के लिए हमने एवर का यूज किया। ठीक, दूसरी बात हमने यहां पर जो लिखा हैव यू नेवर, सॉरी आई हैव नेवर चीटेड यू, आई हैव नेवर चीटेड यू, यहां पर जो नेवर शब्द आया वो क्या बता रहा है? अब तक किसी भी समय नहीं ऐसा काम हुआ। अब तक मैं अभी भी जब आपको बता रहा हूं कि मैंने आपके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं की है, मैंने आपके साथ हमेशा सच्चा काम किया, तो अब ये नेवर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अभी समय, इस समय तक भी हमने कभी ऐसा गलत नहीं किया। और एवर कहता है कि अभी तक आपने ऐसा किया क्या? दोनों बातें याद रखना, नेवर और एवर की बात क्लियर है। अब देखिए एक और यूज आता है परफेक्ट का, जैसे कोई काम पास्ट में शुरू तो हो गया हो और उसका प्रभाव अभी भी दिखता रहे, तो वो चीज जो होता है, वहां पर जो चीज होता है, वहां पर हम लोगों को यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहां पर बहुत सारी गलतियां लोग कर देते हैं और इसे लोग गलत बनाते हैं, इसका यूज गलत कर देते हैं तो इसका गलत सेंस निकलने लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट में कोई काम हुआ है जिसका प्रभाव अभी तक हो, हमने कहा अभी कुछ देर पहले भी बताया था, पास्ट में हुए कार्य का प्रभाव जब वर्तमान में भी दिखे, ठीक है, वर्तमान में भी दिखे, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? परफेक्ट का यूज करेंगे। तब उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बदलेगा। वहां पर होने की अंग्रेजी हम लोग बी को यूज करते हैं। जैसे भारत सन 1947 से आजाद है। भारत सन 1947 से आजाद है। अब आप मुझे बताओ कि ये आजादी जो हुई, ये जो आजादी का काम था, ये तो 1947 में ही कंप्लीट हो गया था।
1947 में ही तो आजादी कंप्लीट हो गई थी, मिल गई थी आपको आजादी, हम आप फ्री हो गए थे, फ्रीडम में आ गए थे। तो ये जो बात थी वो 47 में खत्म हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र है, हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका आपको आज भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है मेरे भैया। तो अगर इसका इफेक्ट आज भी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये पास्ट में किए गए काम का प्रभाव आज भी आपके पास है, आज भी आपके पास है, और ये हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने पास्ट में कोई काम किया, अच्छा किया, गंदा किया, खराब किया, कुछ भी किया, और उसका प्रभाव आज भी आपके सामने दिख रहा है और आगे भी दिखता रहेगा। तो इसे हम लोग जो कहेंगे वो क्या बोलेंगे, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, आजाद है, अब यहां पर कोई मेन वर्ब तो आपको लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। तो ऐसे जगह पे जब भी हम यूज करेंगे तो आप याद रखना हैज और हैव तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ मेन वर्ब के रूप में हम लोग बीन लगाएंगे। अब ये याद रखना कि यहां पर हम लोगों को बीन लगाना है और ये मेन वर्ब के रूप में आया है। अब इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना समझ लेना, ठीक। दूसरा, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होगा, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होगा, उसके लिए जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस या फॉर लगाते थे, इसके लिए भी सिंस या फॉर आपको लगाना पड़ेगा। सिंस कहां लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस कहां लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। और फॉर कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब अगला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें इस चीज को हम लोग बखूबी और बहुत अंदरूनी मामले से, आंतरिक रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियां होती है, स्टूडेंट बहुत इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सीखेंगे कैसे होगा, ये सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो भारत सन 1947 से आजाद है, भारत 1947 से आजाद है, तो आप कैसे बनाओगे, इंडिया हैज बीन, इंडिया, अब बीन लगाओगे, यहां पर मेन वर्ब के रूप में बीन लगाओगे, इंडिया हैज बीन। अब आजाद की अंग्रेजी क्या होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट 1947 से। पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप लगाओगे सिंस 1947। बात समझ में, जैसे मैं 2 सालों से बीमार हूं, 2 सालों से बीमार हूं, ठीक है। मैं 2 सालों से बीमार हूं। अब अगर इसका ट्रांसलेशन आपको करना है तो मैं की अंग्रेजी आई, और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, हैव, आई हैव। और हूं, अब कुछ तो लग तो नहीं रहा, लेकिन टाइम दिख रहा, पीछे से था, अभी तक इसका प्रभाव चल रहा है, मतलब ये यहां तक तो बीमार था और अभी भी ये पता नहीं कब तक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो बातें होती है इसमें हम लोगों को बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन इल, कब से, 2 सालों से, तो आप क्या लगाओगे, फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक। जैसे मैं दिल्ली में रहा हूं, तो मैं दिल्ली में रहा हूं, आई हैव बीन इन दिल्ली, है ना। 2 सालों से हम लोग संबंध में रहे हैं, रिलेशन में रहे हैं, मित्रवत रहे हैं, व्यवहार में रहे हैं, टीचिंग रिलेशन में रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसी कुछ भी बात अगर आपको कहनी हो तो आप वहां पे इस यूज से बना सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको कुछ अच्छा नजर आया होगा, आप सब कुछ अच्छा सीखे होंगे। आज आप लोग यहीं तक सीखे, हम लोग अगले टेंस में जब आपके साथ मिलूंगा तो वो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले आपको इस सिंस फॉर्म के बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम कहानी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक मेरे भाई देखते रहिए, आप सब शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलेंगे आपको कल अगली क्लास में इसी समय पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।